हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और नियमित रूप से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। आज अपने जो पहले सेशन का टॉपिक कर रहा था उसका अगला पार्ट है लोकसभा। लोकसभा के बारे में आज हम लोग संक्षिप्त रूप से और सारगर्भित पढ़ते हैं। अनुच्छेद 93 लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इसमें लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद का उल्लेख है। इधर अनुच्छेद 93 के अंदर लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का उल्लेख है। लोकसभा के सदस्यों में ही लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। ये ध्यान, जिस प्रकार राज्यसभा में उसके अध्यक्ष का चुनाव है ना, वो कौन बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है ना। उसी उससे अलग लोकसभा में अगर उसका अध्यक्ष बनाना हो तो लोकसभा के सदस्यों में से उसका चयन किया जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चयनित होते हैं, ये ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पद ग्रहण से काउंट होता है वो। नोट: लोकसभा अध्यक्ष अपना कार्यकाल पूरा होने पर भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का नाम है जीवी मावलंकर, जिनका फुल नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। 18वीं वर्तमान जो लोकसभा चल रही है उनके अध्यक्ष का नाम है ओम बिरला, जो कि कोटा बूंदी से सांसद हैं। प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था M.A. आयंगकर। सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकसभा अध्यक्ष बलराम झाकड़। अगर याद करना हो तो ऐसे कर लेना, अपने बल के माध्यम से सर्वाधिक कार्यकाल तक वह रहे थे। न्यूनतम कार्यकाल नीलम संजीव रेड्डी। कैस हेगड़े ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व लोकसभा अध्यक्ष के दोनों पदों पर है, ये ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कैस हेगड़े ऐसे व्यक्ति थे जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी, दोनों पदों पर भी रहे थे। तो इस प्रकार कैस हेगड़े निकाल दी थी ऐसे याद करने के लिए, है ना, लोकसभा अध्यक्ष पद की और न्यायाधीश की। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जिसका नाम था मीरा कुमार, 15वीं लोकसभा में थी वो। दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, वो 16वीं में थी। तो याद रखने के लिए सीधा प्रथम महिला तो थी 15वीं में और दूसरी थी 16वीं में। पहले प्रथम की थी मीरा और दूसरी नाम थे सुमित्रा। प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष श्री PM संगमा, ये नाम भी याद रखना। अगर आपसे पूछ ले प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे थे तो PM संगमा। अब तो राजस्थान में 2 सांसद लोकसभा अध्यक्ष रहे, एक तो थे बलराम झाकड़ और एक थे ओम बिरला, जो कि वर्तमान में 18वीं लोकसभा में है। JV मावलंकर यानी गणेश देव आए थे ना, गणेश वासुदेव मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया था तो उनका नाम था JV मावलंकर। 1954 में JB कृपलानी द्वारा लेकिन पारित नहीं हुआ। इसके बारे में अपन लोग एक बार पढ़ चुके हैं। JB कृपलानी के द्वारा लाया गया था 1954 में। निम्न व्यक्ति 2 बार लोकसभा अध्यक्ष बने, एक तो M.A. आयंगर और G.S. डिलॉन, और बलराम झाकड़, G.S. बालयोगी और ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष इस पद की शपथ न लेकर केवल सांसद के रूप में शपथ लेते हैं, क्योंकि वह लोकसभा में संसद सदस्यों को उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है ना, अर्थात वह अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते। ये देखो आई आता, वो क्या होते हैं? चयनित के होते हैं। ये ध्यान देखो, लोकसभा सदस्यों में से इनका चयन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के चयन की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है, ये ध्यान रखना। लोकसभा अध्यक्ष की चयन की तिथि है ना, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जाती है। लोकसभा के उपाध्यक्ष की चयन तिथि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा निर्धारित। तो यह लोकसभा अध्यक्ष की तो राष्ट्रपति चयन की तिथि निर्धारित करेंगे और लोकसभा उपाध्यक्ष की लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं? लोकसभा की कार्यवाही को संचालित करता है तथा संचालन के नियम एवं विधियाँ बनाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य लोकसभा स्पीकर करता है। जब मत बराबर हो जाए उस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपने निर्णय मत का प्रयोग करते हैं। कोरम 1/10 पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष बैठक को स्थगित कर सकता है। संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर अनुच्छेद 108 के तहत है ना संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो उसमें संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और कोई भी अगर मीटिंग होती हो
है ना, तो उस बैठक में उसका quorum यानी 1/10 सदस्य उपस्थित रहना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो लोकसभा अध्यक्ष उस बैठक को स्थगित कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है, जैसे कि अगर quorum पूर्ण नहीं होने पर लोकसभा के संसदीय समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के जितनी भी संसदीय समितियां होती है उनके अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। प्रथम लोकसभा थी जिनके अभी अपने पढ़ा था, कौन अध्यक्ष थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था जेबी कृपलानी ने, जो कि 1954 में लेकर आए थे, लेकिन वो प्रस्तुत नहीं हुआ पाया, है ना। दूसरी लोकसभा थी के अध्यक्ष थे एम.एन. अनंत सेनम आयंगकर, 1957 से 62। अपन को ये ध्यान रखना, देखो नाम याद रखना। पहला तो कोई भी काम शुरू करने से पहले किसका नाम लिया जाता है? गणेश का। दूसरा आयंगकर, है ना। तीसरा हुकुम, तीसरे कौन थे? हुकुम थे, हुकुम से लोकसभा अध्यक्ष के थे। और बाकी बाद में 16वां याद गुलाब, 16 में सुमित्रा महाजन। अभी मैंने पढ़ा था 15वीं प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार 15वीं लोकसभा में थी। और 16वीं में थी सुमित्रा महाजन 14 से 19। और 17वीं में थे ओम बिरला, और वर्तमान में भी ओम बिरला ही है। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 94 में है अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना या उन्हें पद से हटाया जाना। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का पद रिक्त निम्न परिस्थितियों में हो सकता है: लोकसभा के सदस्य नहीं रहने पर, त्याग पत्र देने पर या हटाने पर। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, आपस में दे देते हैं, ये ध्यान रखना है ना। हटाना, यदि लोकसभा तात्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है 14 दिन पूर्व सूचना देकर। लोकसभा के भंग होने के बाद भी आगामी लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष पद पर रहेगा, ये ध्यान रखना। जब तक नया लोकसभा अध्यक्ष नहीं बन जाते जब तक अगला लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा, भले उनका कार्यकाल समाप्त हो जाए। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति है। लोकसभा अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर कार्यपाल उसका कौन संभालता है? उपाध्यक्ष संभालते हैं। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति कार्यभार संभालते हैं। लोकसभा की किसी बैठक से अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है, उपाध्यक्ष भी अध्यक्षता करता है। यदि बैठक में अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित है तो ऐसे व्यक्ति जो लोकसभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा उद्धृत किए जाए। यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो लोकसभा द्वारा उद्धृत किया जाए लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। यानी कहने का अर्थ यह है कि अगर लोकसभा अगर मीटिंग चल रही है तो पहले तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो वहाँ का उपाध्यक्ष करेगा, अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो उनकी अध्यक्षता लोकसभा के नियमावली के अनुसार अगर कोई व्यक्ति है तो वो करेगा। अनुच्छेद 96 जे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब पीठासीन ने होना। लोकसभा कि किसी बैठक में जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा, यानी पीठासीन अपने पद पर नहीं रहेंगे। जब लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद में हटाया जाने वाला संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो उसका लोकसभा में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा तथा लोकसभा अध्यक्ष ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णय मत नहीं दे सकता। अनुच्छेद 97 सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन भत्तों का उल्लेख इस अनुच्छेद में 97 में। भारत के संचित निधि से दिए जाते हैं। इनको वेतन कहाँ से दिया जाता है? भारत के संचित निधि से। इनके वेतन का निर्धारण भारतीय संसद करती है, अर्थात इनके वेतन भत्ते भारतीय संचित निधि पर भारित होते हैं। इनके वेतन भत्तों का उल्लेख अनुसूची 2 में मिलता है। लोकसभा अध्यक्ष की हो गई 4 लाख तनख्वाह और लोकसभा उपाध्यक्ष की 3.5 लाख, राज्यसभा के सभापति की 4 लाख और उपसभापति की 3.5 लाख। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। इनमें संसद के दोनों सदनों के सचिवालय का उल्लेख है। लोकसभा सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख होता है, IAS होता है, और राज्यसभा का भी IAS होता है। लोकसभा और राज्यसभा का महासचिव कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है। लोकसभा का सचिवालय महासचिव के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नेतृत्व होता है। अब देखो दोनों में क्या कॉमन, लोकसभा महासचिव और राज्यसभा का महासचिव। ये लोकसभा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है तो ये राज्यसभा का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी होता है। ये लोकसभा अध्यक्ष को प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है तो ये राज्यसभा को सभापति प्रशासनिक मामलों में सलाह देता है। लोकसभा का महासचिव लोकसभा अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी होता है तो राज्यसभा का महासचिव राज्यसभा के सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रथम महासचिव थे M.N. कौल और राज्यसभा के थे S.N. मुखर्जी।
लोकसभा के वर्तमान महासचिव उत्पल कुमार सिंह और राज्यसभा के वर्तमान महासचिव का नाम है PC मोदी। लोकसभा की एकमात्र महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव नाम था उनका, ये स्नेह से बन गई थी। तो ये आपको याद रखना, लोकसभा के प्रथम महासचिव का नाम तो MN कौल था और वर्तमान उत्पल कुमार सिंह है। 99 है अनुच्छेद सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इसमें सांसदों की शपथ का उल्लेख है। प्रत्येक संसद में अपना स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस नियमित नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेगा, उस पर हस्ताक्षर करेगा। या तो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेगा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति होता है उनके सामने अपनी शपथ लेते हैं। संविधान में प्रोटेम स्पीकर शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय की कार्य प्रणाली में हैंडबुक में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति अपनाए जाने का प्रक्रिया का उल्लेख है। यह संविधान में कहीं भी प्रोटेम स्पीकर का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय हैंडबुक है ना, उसमें इसमें लिखा गया है। प्रोटेम स्पीकर होता क्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ऐसा अध्यक्ष होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलवाई जाती है। सबसे वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। सत्ता पक्ष विपक्ष का भी हो सकता है। प्रोटेम स्पीकर का पद केवल लोकसभा में होता है, ये ध्यान रखना। प्रोटेम स्पीकर का पद कहाँ पर होता है, केवल लोकसभा में होता है। प्रोटेम स्पीकर की सूची, पहली बार थे JV मावलंकर, बाद में बने थे V दास हुकुम सिंह। 18वीं लोकसभा में अपने भर्तृहरि मेहताब प्रोटेम स्पीकर है और 17वीं में थे वीरेंद्र कुमार, ये ध्यान रखना। तो पहली लोकसभा में कौन हो गए आपके JV मावलंकर और 17वीं में थे वीरेंद्र कुमार और 18वीं में भर्तृहरि मेहताब। प्रोटेम स्पीकर कार्य क्या होता है, नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाना, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चयन तथा लोकसभा की कार्य प्रणाली का संचालन करना। प्रथम लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर JV मावलंकर थे और 17वीं के वीरेंद्र कुमार सिंह थे और 18वीं के भर्तृहरि मेहताब है। आपको तीनों को नाम याद रखना। प्रथम तो JV मावलंकर, 17वीं के वीरेंद्र और 18वीं के आपके हो गए भर्तृहरि मेहताब। भाजपा सांसद ये 7वीं बार लोकसभा के सांसद बने कौन, भर्तृहरि मेहताब। अनुच्छेद बराबर 100 यानी 100 में सदनों में मतदान रिक्तियों से होते हुए भी सदन के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 101 में लिखकर निर्णायक मत का प्रयोग लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति करेगा, है ना, ये ध्यान रखना। निर्णायक मत का प्रयोग कौन करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति, ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 102। संसद किसी सदन के सदस्य में कोई रिक्ति होने पर उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। यदि कोई व्यक्ति जिस सदन कार्य में भाग लेने व मत देने का हक नहीं था फिर भी भाग लिया तो संसद की कार्यवाही विधिमान्य होगी। अनुच्छेद 103 में लिखा है गणपूर्ति या कोरम, बैठक के लिए कम से कम जितने सदस्य आवश्यक होती है उस सदस्य संख्या को कोरम कहा जाता है। गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होनी चाहिए। जितने भी संख्या होती है ना उनका 1/10वां भाग गणपूर्ति होती है। ये 100वां अनुच्छेद 100 में लिखा हुआ है। 104 में यदि बैठक के लिए कोरम पूरा नहीं होता तो अध्यक्ष या सभापति अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर देगा जब तक पूर्ति न हो जाए। 101 में लिखा है स्थानों या सीटों का रिक्त होना दोहरी सदस्यता के कारण यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो 10 दिन के अंदर बताना होगा कि वह किस सदन का सदस्य रहना चाहता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो सदन के दोनों सदनों में सदस्य चुन लिया जाता है तो उसे 10 दिन के लिए बताना होगा कि वो कौन से सदन का सदस्य रहेगा। उसकी राज्यसभा सीट रिक्त मानी जाएगी। अगर वो ऐसी सूचना नहीं देता है तो उसकी कौन सी सीट रिक्त मानी जाएगी, राज्यसभा की सीट रिक्त मानी जाएगी। ये ध्यान रखना। केवल यहाँ पर 100% पूछ लिया जाता है कितने दिनों तक, है ना, तो 10 दिन तक। अगर 10 दिन तक वो सूचना नहीं देता तो राज्यसभा की सीट उसकी वंचित मानी जाएगी। अगर किसी एक सदन का सदस्य दूसरे सदन का सदस्य चुन लिया जाता है तो पहले वाला सदन का सदस्य स्थान रिक्त हो जाता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसको पहले सदन में चुनाव तो होता लेकिन दूसरे सदन में भी चुन लिया जाता था तो उसका पहला वाला सदन का सदस्य होता था वो रिक्त पद माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक ही सदन की 2 सीटों से चुनाव जीतता है तो उसे स्वेच्छा से 1 सीट त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा दोनों सीटें रिक्त मानी जाएगी। यदि कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद और राज्य विधान विधायक सदस्य चुना जाता है तो 14 दिन के अंदर अंदर राज्य विधानमंडल की सीट से त्याग देना होता है, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर मान लो कोई व्यक्ति विधानसभा में जीत हासिल कर लेता और संसद में भी अगर दोनों पदों पर है तो उसे 14 दिन के अंदर अपने विधानसभा की सीट से त्याग पत्र देना होगा, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता ना वो समाप्त मानी जाएगी।
त्यागपत्र। सांसद यदि लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा के सभापति को त्यागपत्र देते हैं तो उनकी सीट रिक्त मानी जाती है। अनुपस्थित होने पर यदि कोई सांसद सदन को बिना सूचित किए लगातार 60 दिन तक बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर कोई भी सांसद हो ना, अगर वो 60 दिन तक बिना सूचना दिए कोई बैठक अनुपस्थित रहता है तो उसकी वो सदस्यता समाप्त हो जाती है। सर्वप्रथम दिसंबर 2000 में पंजाब से निर्दलीय राज्यसभा सांसद बरजिंदर सिंह हमदर्द को इस आधार पर सदस्यता से अयोग्य घोषित किया गया था। यदि न्यायालय चुनाव को अमान्य घोषित कर दे तो सीट रिक्त मानी जाएगी। सदन से निष्कासित करने पर सीट रिक्त हो जाती है। यदि वे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बन जाता है तो सीट रिक्त हो जाती है। आगे है सदस्य के लिए योग्यताएं। लाभ पद भरना हो, मानसिक रूप से विकृत और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्वान हो, यदि वे अनुमानोचित दिवालिया है, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर उसकी है ना संसद द्वारा बनाई गई विधियों द्वारा निरस्त कर दिया जाए, यदि वे 2 वर्ष से अधिक सजा सुनाई दे, आचार संहिता का उल्लंघन करने पर भी, दहेज अप्रेषिता शक्ति प्रथा जैसी गतिविधि में संलिप्त होने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यह अनुच्छेद 102 में लिखा हुआ है। यदि कोई व्यक्ति 10वीं अनुसूची के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निरर्थकताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय। चुनाव में भ्रष्टाचार के आधार पर संसद को अयोग्य राष्ट्रपति घोषित कर देता है। 104 बिना शपथ लिए अरहित न होते हुए या निरहित के जन पर बैठने और मत देने के लिए शांति। यदि कोई सांसद बिना शपथ लिए संसद की बैठकों में भाग लेता है तो उस पर प्रतिदिन 500 रुपये के हिसाब से जुर्माना लगाया जा सकता है, जो संघ को देय ऋण के रूप में वसूला जाएगा। 105 ये तो कोई विशेष नहीं है, ध्यान रखना आपको। 106 में सदस्यों के वेतन और भत्ते, और 107 में विधेयकों को पूर्व स्थापना और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 में खुद दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होना, जो कि उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और आगे हैं, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। एक तो दहेज, ये 1961 में आया था ना। एक बैंकिंग सेवा 1977 में आया था। एक आतंकवाद निवारक विधेयक 2002 में आया। तो ये ध्यान रखना, अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ था। और उस वक्त पहली बार तो राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद दहेज वाले टाइम में, और बैंकिंग सेवा में नीलम संजीव रेड्डी, और आतंकवाद में KR नारायण। अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। धन विधेयक आपको पता है लोकसभा में लाया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक का मामला लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। इसके निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। धन विधेयक सरकारी विधेयक होता है क्योंकि ये मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। धन विधेयक राष्ट्रपति को पूर्व अनुमति लेकर सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये मैंने बताया अभी है ना। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, बाद में स्वतः पारित मान लिया जाता है। धन विधेयक को में राज्यसभा संशोधन नहीं कर सकती, उसे अस्वीकार नहीं कर सकती। राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, और सिफारिश को माना या नहीं माना किसके ऊपर निर्भर करता है? लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है। धन विधेयक में राज्यसभा के मुकाबले लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते, अर्थात निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है, अर्थात अपने पॉकेट वीटो, अत्यंतिक वीटो का प्रयोग धन विधेयक पर कर सकता है। राष्ट्रपति धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। धन विधेयक राष्ट्रपति को मंजूरी के बाद ही कानून बन जाता है। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। सभी धन विधेयक है ना वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अब साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या डिफरेंस है, एक बार हम इसको अच्छे से देख लेते हैं। इससे साधारण विधेयक को संसद के किसी सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में रखा जा सकता है, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही रखा जाएगा। इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन धन विधेयक में राष्ट्रपति पूर्व अनुमति ली जाती है। राज्यसभा इसे अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है, और धन विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। ये ध्यान रखना है। इस पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, और धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसे राष्ट्रपति पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, लेकिन धन विधेयक पर पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता, क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से धन विधेयक लाया जाता है। सदन विधेयक को राज्यसभा व अस्वीकार एवं संशोधन कर सकती है, लेकिन धन विधेयक में राज्यसभा इसे अस्वीकार संशोधन नहीं कर सकती, मात्र सिफारिश कर सकती है। ये मंत्री या गैर मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह सरकार या गैर विधेयक है। यह सरकारी विधेयक है। कौन?
धन विधेयक होता है, क्या होता है? सरकारी विधेयक होता है। यदि ये सरकारी विधेयक के रूप में लोकसभा पारित नहीं होता तो ये सरकार गिर जाती है। यदि ये पारित नहीं होता तो सरकार गिर जाती है। तो इस प्रकार ये दोनों में डिफरेंस था। आगे है अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक होता है क्या? किसी भी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन एवं विनियमन करना, भारत की संचयी निधि और अक्षय निधि से होने वाले समस्त खर्चे जमाएं, भारत सरकार की समस्त उधारियां, भारत की संचयी निधि पर भारित समस्त व्यय की घोषणा। अनुच्छेद 111 पर विधेयकों की अनुमति राष्ट्रपति को की विधि एक कानून बना सकते उल्लेख। इसमें राष्ट्रपति वीटो पावर उल्लेख है। विधेयक का प्रारूप होता है। संबंधित विधेयक दो प्रकार होते हैं, एक सरकारी विधेयक और गैर सरकारी। सरकारी विधेयक ऐसे होते हैं जो मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा लाए जाते हैं, और गैर सरकारी ऐसे विधेयक जो मंत्री के अलावा अन्य सांसद द्वारा लाया जा सकता है। सरकारी विधेयक तो ऐसे होते हैं जो मंत्री या उन्हें प्रधानमंत्री द्वारा लाते हैं, और गैर सरकारी वह होते हैं जिन्हें कोई मंत्री या अथवा कोई सांसद भी ला जा सकता है। विधेयक: सदन विधेयक, वित्त विधेयक, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। अनुच्छेद 111 में कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के 3 विकल्प सिक्योरिटी दे सकते हैं, रोक सकते हैं, पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। ये अपने पहले पढ़ा था। ये वीटो का पास राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उससे कितने समय निर्णय देगा, इसमें कोई साधारण उल्लेख नहीं है। राष्ट्रपति के 10 दिन के अंदर किसी विधेयक को निर्णय देना होता। अमेरिका राष्ट्रपति है ना। वीटो लैटिन भाषा शब्द अर्थात इसका अर्थ निषेध करना या मना करना। राष्ट्रपति का 3 शक्ति: निर्गमनकारी वीटो, पॉकेट वीटो है ना, और आत्यंतिक वीटो। पॉकेट वीटो इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। आत्यंतिक वीटो अंतिम रूप से मना कर देना। निर्गमनकारी मतलब इससे पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये अपन ने आगे इनको पढ़ लिया है। ये अपन पढ़ लिया है। अब सरकारी विधेयक अपने आप भी बताया। सरकारी विधेयक कौन लाता है? इस संसद में मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये मंत्रियों के अलावा किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन? गैर सरकारी। ये मंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ये सरकारी नीतियों को प्रदर्शित करता है। ये सार्वजनिक मामलों पर विपक्षी दल के मंत्री को प्रतिष्ठित करता है। संसद द्वारा पारित होने की संभावना पूरी होती है, इसकी संभावना कम होती है, क्योंकि ये किसी भी सदस्य सांसद द्वारा लाया जाता है। संसद द्वारा अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। अस्वीकृत होने पर सरकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। जिसे हम लोग बजट करते हैं ना, बजट का भारतीय संविधान नाम नहीं है, बल्कि वहाँ पर लिखा वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें संघ सरकार के वार्षिक विवरण का उल्लेख है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति वित्त मंत्री के माध्यम से वार्षिक वित्तीय विवरण लोकसभा में रखवाता है, अर्थात राष्ट्रपति की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री लोकसभा के समक्ष वार्षिक वितरण प्रतिवर्ष रखता है। वार्षिक वितरण धन विधेयक के रूप में पेश किया जाता है। विलियम ऑकवर्ड समिति की सिफारिश रेल बजट को आम बजट से 1924 से अलग किया गया। विलियम ऑकवर्ड समिति की सिफारिश पर किया गया था। विवेक देवरा समिति की सिफारिश 1 फरवरी 2017 में रेल बजट को पुनः बजट में शामिल कर दिया गया। ये ध्यान रखें। विवेक देवराय ने अपना वापस विवेक प्रयोग करते हुए वापस इसको 2017 में शामिल कर लिया था। बजट शब्द का हमारे संविधान उल्लेख नहीं है, इसकी जगह वार्षिक वितरण शब्द का उल्लेख है। अभी मैंने बताया बजट वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्यभार द्वारा किया गया जाता है। तो ये धारणा अनुच्छेद 112 में यह वर्णित है। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, पेंशन, उपदियां संसदीय निधि पर कौन होता है? और राज्यसभा वाले, लोकसभा के वेतन भत्ते उच्चतम न्यायालय वाले, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वाले, भारत के नियंत्रक एवं मालिक परीक्षक के वेतन भत्ते, संघ लोक सेवा के वेतन भत्ते, ऐसे ऋण जिनका दायित्व भारत सरकार का है, संसद और विहित कोई अन्य कोर्ट, पंचांग अधिकरण के आदेश पर किया गया वो वाले। तो इस प्रकार ये आज तक अभी अपने लोकसभा के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।